अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अभी जिस उन्वान पर यहाँ इज़हार ख़याल होना है, जिस पर आप हज़रात को दावत दी गई है, वो दिल्ली की 123 वक्फिया जायदादों का क़ज़िया है, जो कोई नया नहीं है। अहले दिल्ली वाकिफ़ हैं, ये बहुत पुराना क़ज़िया है। लेकिन अभी चंद दिनों में, पिछले साल 6 महीने के अंदर ये मीडिया में ख़ासा गर्दिश में रहा और इसकी वजह से लोग आम तौर से जानने लगे। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, वक्फिया जायदादों के ताल्लुक़ से उम्मत में वो जज्बा, उसके हिफाजत का, उसके डेवलपमेंट का वो जज्बा नहीं पाया जाता और उससे वो जज्बाती ताल्लुक़ भी नहीं है कि ये हमारा एक तारीख़ी वर्सा है, इसका हमारे मज़हब में इसका कोई ख़ास ताल्लुक़ है औक़ाफ़ का। और इसकी मिसाल सामने है कि बहुत ही वो लोग जो वाकई संजीदगी से इशू से जुड़े हुए हैं, वो सामने बैठे हुए हैं, वो चंद लोग हैं। वरना जब चटपटा कोई उन्वान होता है, करंट इशू होता है, तो इस हॉल के अंदर एक्स्ट्रा चेयर लगाई जाती हैं, वो भी आपने देखा होगा। तो ये एक अजीब सूरत हाल है और इसी का फ़ायदा हुकूमतें उठा रही हैं। और आज पार्लियामेंट में भी आपने देखा होगा, सुबह से एक ख़बर गर्दिश कर रही है कि वक्फ़ जायदादों के ताल्लुक़ से वक्फ़ का जो एक्ट है 1995 का, जिसको अमेंडमेंट किया 2013 में, उसको भी हुकूमत ख़त्म करना चाहती है। उसका इंदिया इससे मिल रहा है कि एक प्राइवेट मेंबर बिल आज पार्लियामेंट में कल पेश हुआ था और बहुत कम लोगों ने ही उसकी मुखालफत की। तो अगर उस पर भी बहुत कम लोगों को शायद मालूम हो और उस पर जो मुखालफत जिस ज़ोर शोर से होना चाहिए थी, वो भी नहीं है। इधर सब चीज़ों को अगर आप मिलाकर देखें तो कहीं ना कहीं इसमें मिल्लत की बेहिसी और अपने तारीख़ी वर्से से लाताल्लुक़ी और उसकी हिफाजत और उसके डेवलपमेंट के बारे में कोई बड़ा मंसूबा ना होना, ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है। और लेकिन अब अगर हम ये सोच के बैठ जाएं कि चूँकि अभी एक साहब जो नौजवान यहाँ बैठे भी हैं मस्जिद में, मुझसे कह रहे थे, मुझे तो वक्फ़ से बहुत दिलचस्पी है, लेकिन कोई कुछ नहीं करता, इसलिए मैं भी कुछ नहीं करता, खामोश हूँ। तो ये तो बात सही नहीं है। हम में से हर एक की ये ख्वाहिश हो कोई कुछ ना करे, बल्कि सब भी ना करें, तब मैं अकेला करूँगा। मोहतरम इंतज़ार नईम साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। उन्होंने इस मौजू को लंबा लिखा, इस पर पढ़ा, RTI डाली और वो उन्होंने समझ लीजिए जिहाद किया और करते रहे और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह वो उसमें कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए, ऐसे आप हज़रात भी कहीं ना कहीं से जज्बाती ताल्लुक़ रखते हैं और ये ताल्लुक़ अगर और लोगों में ये जज्बा पैदा हो जाए तो इंशाअल्लाह हमारी वक्फ़ जायदादों को कोई कुछ नहीं कर सकता। और ये इंशाअल्लाह कहने को तो हम ये बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं कि वक्फ़ की जो तादाद है वो इतनी है कि मुल्क में 3 जो सबसे ज़्यादा इदारे जिनके पास वक्फ़ की ज़मीनें हैं, उसमें एक रेलवे है, एक डिफेंस है और तीसरा औक़ाफ़ है। ये बात कही जाती है। ये बात भी हम कहते हैं कि अगर औक़ाफ़ की प्रॉपर्टी का सही इस्तेमाल हो तो मिल्लत की गुर्बत ख़त्म हो सकती है, तालीम के और दीगर मसाइल सारे हल हो सकते हैं। लेकिन ये बात सिर्फ ज़बान से कही जाती है, क्या उसकी हिफाजत के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए हम कोशिशें करते हैं, वो अमलन तौर पर हमें नज़र नहीं आता। तो असल में वो दिल्ली की जो 123 प्रॉपर्टी जिस पर हम आज जमा हुए हैं, वो मसला क्या है, वो मसले पर हम आते हैं जो उन्वान का मुझे तारुफ़ करना है। और आज जो मुक़र्रिर को बुलाया है उनका इससे क्या ताल्लुक़ है, उनको क्यों आज ज़हमत दी गई है। वैसे मैं आपको बताऊं कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल के लीगल ऑफिसर भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। इंशाल्लाह ज़रूरत होगी तो वो भी उनसे भी हम कुछ इस्तेफ़ादा करेंगे और उनको भी दावत दी थी कि आप भी तशरीफ़ लाएँ, तो हमारे लिए हौसला अफजाई भी होगी और रहनुमाई भी होगी। असल में देखिए, ये बात क़ज़िया शुरू हुआ 1911 से 1915 के बीच में, यहाँ से मामला शुरू हुआ। बड़ी तादाद में दिल्ली में वक्फ़ की ज़मीनों को एक्वायर किया गया गवर्नमेंट की तरफ से। अंग्रेज़ों का ज़माना था और बड़ी तादाद में ज़मीनें एक्वायर हुई। उसमें वो पूरी नई दिल्ली का जो इलाका है, पार्लियामेंट का इलाका है और जगह जगह बेशतर इलाके हैं, ये सब एक्वायर हुए। इस
इस एक्वायरमेंट के ख़िलाफ़ मुसलमानों में बहुत एतराज़ हुआ, बहुत तकलीफ़ हुई उनको, क्योंकि इसमें बाज़ चीज़ें मस्जिद भी थीं और मकबरे, खानकाएँ, मदरसे, इस तरह की नौइयत की चीज़ें भी थीं। मुसलमानों ने बहुत एतराज़ किया इस पर, और इसका जो मुआवज़ा था वो भी उन्होंने नहीं लिया। तो वक्फ़ के कानून के मुताबिक जब मुआवज़ा नहीं लिया जाता तो एक्वायरमेंट भी गलत है। तो ये मामला चलता रहा, और फिर वो आज़ादी का मूवमेंट और ये वो मुसलमानों के ऊपर जो कुछ गुज़रा, तो इसके बाद ये हुआ कि 1995 में जब वक्फ़ एक्ट बना तो ये डिमांड उठी कि उसमें से वो प्रॉपर्टी जो बहुत सारा एक्वायरमेंट हो गया था, वैसे तो ये 247 तादाद है इनकी, जो मजहबी नौइयत की हैं जो प्रॉपर्टीज़, उनको कम से कम हुकूमत छोड़ दे, और 247 प्रॉपर्टी के लिए ख़ास तौर से बात उठी। फिर बात आगे बढ़ती रही, मुसलमानों की तरफ से डिमांड बराबर जारी रही, और बाद में इंदिरा गांधी का ज़माना आया, जब उनका दौर हुकूमत जब आया इंदिरा गांधी का, तो उस वक्त इंदिरा गांधी, मोहतरमा इंदिरा गांधी साहिबा ने एक 1984 में एक कमेटी की तश्कील दी। अब 1984 में जब बर्नी कमेटी का बनी और ये तय हुआ कि बर्नी साहब ने बताया कि इसमें से 123 प्रॉपर्टी वो हैं, अब यहाँ से 123 का फिगर निकलता है, 123 प्रॉपर्टी वो हैं जो बिल्कुल मजहबी नौइयत की हैं, जिसमें मस्जिद हैं, खानकाएँ हैं, मकबरे हैं, तो लिहाजा ये मुसलमानों को दे दी जाएं। हुआ ये कि जब दी गई मुसलमानों को, इसको वक्फ बोर्ड को ट्रांसफ़र किया गया, तो यहाँ ट्रांसफ़र करने में यहाँ बुनियादी नुक्ता छूटा, और वो बुनियादी नुक्ता एक ऐसा नुक्ता छूट गया जो नासूर बन गया। उसमें यह कहा गया कि 1 रुपया पर हेक्टेयर के हिसाब से पर एनम इसका चार्ज होगा, ये किराए पर लीज़ होगा। अब किराया चाहे 1 रुपया हो या 1 आने हो, किराया किराया होता है। ट्रांसफ़र जूँ की तूँ होना चाहिए थी, लेकिन वो चूँकि 1 रुपया किराए का मामला आया, तो नतीजे में विश्व हिंदू परिषद को ये मौका मिला, तो विश्व हिंदू परिषद ने इस पर हाई कोर्ट चली गई और कहा कि ये क्या 1 रुपया के हिसाब से ये दे रहे हैं, हम तो उससे ज़्यादा 100 रुपये दे देंगे, तो आप ये हमें दे दिए हैं। तो जब ये बात दिल्ली हाई कोर्ट में पहुंची तो वहाँ से इस पर स्टे हो गया, और स्टे के बाद से वो लंबे टाइम तक स्टे जारी रहा। स्टे के बाद फिर वो 1 रुकनी कमेटी बनी, फिर 2 सिंगल बेंच, फिर डबल बेंच बनी, और डबल बेंच में ये जो हालिया दिनों की बात है, सिंगल बेंच ने भी मुसलमानों के हक़ में ही अपनी राय दी कि ये तो वक्फ वाई यूज़र हैं ज़्यादातर प्रॉपर्टी 123, लिहाजा इनको मुसलमान उनके पास ही रहने दिया जाए। लेकिन हुआ ये कि बाद में उस कमेटी की फाइंडिंग पब्लिक नहीं हुई और 2 मैन कमेटी बनी। 2 मैन कमेटी के अंदर लोगों का ख्याल ये है कि वक्फ बोर्ड ने अपना जो मुद्दा था या अपनी तरफ से जो बात रखी जाना थी या शवाहिद पेश होना थे, वो ठीक से नहीं हुए, और यहीं से ये मामला ख़राब हुआ। और फिर वो चीज़ ये हुई कि ये वापस से LNDO के पास ये ट्रांसफ़र हो जाएगा। तब से फिर मुसलमानों में एक बेचैनी हुई और मुख्तलिफ़ चीज़ें हुई। उसमें कई लोगों ने अपने अपने तौर पर भी कोशिशें की, और उसमें अंजुमन हैदरी, जिसके बहादुर अब्बास साहब यहाँ नुमाइंदे हैं, इन्होंने भी उन 123 प्रॉपर्टी के मुतवल्लियान को अपने यहाँ जमा किया अंजुमन हैदरी के प्राइवेसीज में, और एक कंसल्टेशन मीटिंग के बाद ये तय हुआ कि ये उसकी तरफ से पिटिशनर बनेंगे और ये उसको करेंगे। तो उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह जब से इस केस को लेके चलना है। इसके अलावा इंडिविजुअल भी 5-6 पिटिशन और हुई हैं, उसकी लीगल स्टेटस क्या, मैं उसमें इसलिए नहीं जा रहा कि हमारे फाजिल मुकर्रर से ही हम सुनेंगे कि वो कोर्ट में इस वक्त क्या स्टेटस है, क्या कर रहे हैं, क्या आपको लग रहा है, और क्या आपको लगता है कि आवाम की तरफ से या मुतवल्लियान की तरफ से क्या चीज़ सपोर्ट की कहाँ कमी है, क्या होना चाहिए, और या आपका क्या मशवरा है, उस पर इंशाअल्लाह जनाब बहादुर अब्बास साहब जो अंजुमन हैदरी के जनरल सेक्रेटरी हैं, मैं ख्वाहिश करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ। जज़ाकल्लाह। हज़रत अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले मैं जमात इस्लामी हिंद का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि इतने अहम मौजू के ऊपर हम लोगों को यहाँ पर बात रखने का मौका दिया। देखिए, 123 वक्फ प्रॉपर्टी के मुतालिक काफ़ी बातें अभी बताई। 123 वक्फ प्रॉपर्टीज़ में इशू ये था कि जैसे बताया कि जो वक्फ थी उसको बर्नी साहब ने उसमें रिकमेंडेशन ये किया कि ये लीज़ पर इन्हीं को दे दी जाए वापस।
बट वो रिकमेंडेशन जो थी, वो रिकमेंडेशन सिर्फ एक रिकमेंडेशन ही थी, वो कोई लॉ नहीं था, वो पार्लियामेंट का एक्ट नहीं था। किसी भी लैंड को लेने देने की सवाल जो होगा वो एक कानून के तहत होगा। अगर कोई वक्फ की जायदाद है, उसको लेने के लिए सबसे पहले लैंड की एक्विजिशन होगी। जब तक एक्विजिशन ही नहीं हुई तो फिर वापस देने का सवाल कहाँ से उठेगा। और ये बिल्कुल वंस से वक्फ ऑलवेज ए वक्फ का सुप्रीम कोर्ट के भी जजमेंट है, और ये एक लॉ था क्लियरली कि जो वक्फ है वो वक्फ ही रहेगी। तो लिहाजा वो रिकमेंडेशन जो थी वो बिल्कुल बेबुनियादी थी और बेहुदा थी। लिहाजा वो सिर्फ एक रिकमेंडेशन तक रही, जिसके खिलाफ वीएचपी भी कोर्ट चली गई कि साहब ये रिकमेंडेशन क्यों दी गई है। उसके बाद कांग्रेस गवर्नमेंट में जो नोटिफिकेशन आया, जहां से ये अभी ताज़ा, उसी टाइम 84 में वीएचपी कोर्ट चली गई, इन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाला जिसमें उन्होंने ये कहा कि हम इन सब तमाम जायदादों को डी नोटिफाई कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि जब कोई लैंड नोटिफाई ही नहीं हुई, जब एक्वायर ही नहीं हुई, जब उसका एक्विजिशन का जो प्रोसीडिंग है वो पूरी तरीके से आया ही नहीं एक्शन में, उसकी ना सेक्शन 4 लगी ना 6 कोई नहीं लगी, तो उसकी लैंड को दोबारा से डी नोटिफाई करने का सवाल जो था वही इलीगल था। तो वो जो उनका नोटिफिकेशन था वही बिल्कुल बेबुनियादी था, जिसके खिलाफ फिर से वीएचपी कोर्ट चली गई कि साहब ये देखिए इन्होंने जो है ये लैंड जो है इनको दे दी। कोर्ट ने उस पर कहा कि हम इस मामले में नहीं पड़ेंगे और ये सरकार का मामला है, सरकार देखेगी। अगर जो है लैंड को डी नोटिफाई कर दिया है और डी नोटिफाइड लैंड है, वक्फ इसको डिक्लेयर कर दिया है, तो लिहाजा हम इसके बीच में नहीं पड़ेंगे। उसके बाद वन मैन कमेटी बनी, जैसी भाई ने बताया। उन्होंने उस वन मैन कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी जिसमें कहा कि ये सब वक्फ के हैं और वक्फ के नेचर के हैं, और वो रिपोर्ट सरकार को पसंद नहीं आई। लिहाजा उस जो वन मैन कमेटी बनाई थी सरकार ने, जबकि वो खुद में वॉइड एब इनिशियो थी, उस वन मैन कमेटी को बनाने का सवाल ही नहीं उठता। किसी भी एक आदमी को ये इख्तियार कहाँ से आ जाएगा कि वो लैंड की ओनरशिप किसी को दे दे या कोई ले ले। आपके लैंड की ओनरशिप आपको अगर राइटफुल तरीके से आपके पास है, उसको वापस अगर सरकार लेना भी चाहती है तो उसका एक प्रोसेस है, तो वो प्रोसेस तो अडॉप्ट हो नहीं रहा है। उसके बाद 2 मैन कमेटी बनी। 2 मैन कमेटी में जब प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई तो उसके नोटिफिकेशंस और एडवर्टाइजमेंट्स अखबार में आए, जिसके बाद अंजुमन हैदरी ने 1 मैन कमेटी में भी पार्टिसिपेट किया था और भी काफ़ी मुतवल्लियान ने उसमें पार्टिसिपेट किया, हम जाते थे। और 2 मैन कमेटी के अंदर भी अंजुमन हैदरी ने पार्टिसिपेट किया। वक्फ बोर्ड की तरफ से जो कोताही हुई, बहुत बड़ी ब्लंडर, या उन्होंने जब वहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं किया और जब फाइनल स्टेज पर प्रोसीडिंग आ गई तो वक्फ बोर्ड ने एक एप्लीकेशन मूव करी 2 मैन कमेटी के सामने कि साहब हमें सुना नहीं गया है और हमको भी सुना जाए, हम अपनी दलील, अपनी बातें रखना चाहते हैं। हालांकि प्रोसीडिंग ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी, मगर 2 मैन कमेटी ने उसको अलाउ कर दिया कि ठीक है, आप अपनी बात रखने आइए, आप अपनी बात रखिए, आप अपने सबूत रखिए, जो भी आपकी दलीलें हैं वो आप रखिए। उसके बाद हालांकि वो एप्लीकेशन अलाउ हो गई, वक्फ बोर्ड दोबारा से फिर उसमें अपीयर नहीं हुआ। आपने एक प्रेयर लगाई, मैं अपीयर होना चाहता हूं, वो अलाउ हो गई, तब तो आपको जाना ही जाना है। उसके बावजूद भी वो सबूत वहां नहीं दिए। मगर हम लोगों ने जो 2 मैन कमेटी थी उसमें तमाम प्रोसीडिंग्स में, तमाम डेट्स पे हम लोगों ने हर डेट पे वहां पर अपीयर हुए, सबूत दिए, सब कुछ दिया। उसके बाद जो ऑर्डर निकाला गया वो ऑर्डर भी अपने में पूरी तरीके से इलीगल है कि 2 मैन कमेटी ने ये रिपोर्ट सबमिट करी सरकार के सामने कि वक्फ बोर्ड यहाँ पर नहीं आया, और वक्फ बोर्ड नहीं आया तो उन्होंने ये ऑर्डर दे दिया कि साहब के क्योंकि वक्फ बोर्ड का इसमें कोई कुछ कहना नहीं चाहते, इसका मतलब ये साबित होता है कि वक्फ बोर्ड का इसके ऊपर कोई स्टेक नहीं है, कोई ऑनरशिप नहीं है। यहां पर सबसे बड़ी परेशानी है वो ये है कि हम सब लोगों को ये समझने की जरूरत है कि वक्फ बोर्ड, एक तो ये जो सरकार के अंदर लोग बैठे हैं उनको तो बिल्कुल नहीं पता, और हमारे लोगों में भी ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए
कि वक्फ बोर्ड किसी भी वक्फ जायदाद का मालिक नहीं है। किसी भी वक्फ जायदाद का वक्फ बोर्ड मालिक नहीं है। सेम आपको मैं अपनी आम लैंग्वेज में बताऊं, जैसे कि आप एक अभी अपना बाहर शोरूम खोलिए, आप शोरूम आपका होगा, सामान आपका होगा, आप ही खरीदेंगे, मगर उसे जो बेचेंगे आप, उसके लिए आपके सेल टैक्स डिपार्टमेंट के जीएसटी के जो कानून हैं वो आपके ऊपर लागू होंगे। कभी भी जीएसटी आपके यहाँ चेक कर लेगा, आप विदाउट जीएसटी तो माल नहीं बेच रहे हैं। आप जो उसमें बेचेंगे उसमें जीएसटी का एक सर्टेन टैक्स आप वहाँ देंगे। तो सर्टेन रूल एंड रेगुलेशन आपके शोरूम को चलाने के लिए वो सेल टैक्स और जीएसटी के कानून के तहत होंगे, जिनको आपको फॉलो करना है। हालांकि शोरूम आपका है, सामान आपका है, मिल्कियत आपकी, सब कुछ आपकी है। बिल्कुल वैसे ही ये वक्फ बोर्ड का मामला है। वक्फ बोर्ड जो है, वक्फ एक्ट जो है, वक्फ जायदादों को जिसके मालिक आप लोग हैं, जिसके मालिक कौम के लोग हैं, जिसका मालिक अल्लाह है, और हम लोग उस चीज के मैनेजमेंट करते हैं, मुतवल्लियान, जिसकी ओनरशिप अल्लाह के पास है। वक्फ बोर्ड सिर्फ एक वो बॉडी है जो ये तय करेगी कि हम लोग वक्फ की जायदाद का सही इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि जगह है वो वक्फ की और जो है कब्रिस्तान है, वहां पे किसी मुतवल्ली ने शराब की दुकान खोल दी माज़अल्लाह, तो ये वक्फ एक्ट अलाउ नहीं करता है। उस चीज को देखने का काम है वक्फ बोर्ड का। और अगर कोई मुतवल्ली इस तरीके का काम करता है तो उसके खिलाफ एक्शन लेने का काम वक्फ बोर्ड का है। जैसे कि आपके शोरूम में आप एक एक्सपायर माल बेच रहे हैं तो आपकी एक डिपार्टमेंट आएगा, आपके खिलाफ एक्शन लेगा। आप जो एमआरपी है उससे ज्यादा चार्ज कर रहे हैं, वो आगे डिपार्टमेंट आप पे एक्शन लेगा। सेम वही पावर्स और उसी तरीके की हैसियत वक्फ बोर्ड की है। मगर ऑर्डर जो पास किया गया उसमें क्या गया कि वक्फ बोर्ड क्योंकि मालिक है और वक्फ बोर्ड ही इस पर एक दावा नहीं कर रही, तो इनका क्लेम खत्म हो गया। जबकि सच्चाई तो यह है कि वक्फ बोर्ड तो खुद है गवर्नमेंट की बॉडी है। वक्फ बोर्ड तो उसमें नुमाइंदे गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंटेड है। वक्फ बोर्ड के कहीं पर नाअहल होने से या पीयर ना होने से, मान लीजिए आज ये आपका इदारा वक्फ के अंदर आ गया, मैं मिसाल देता हूं, ये वक्फ के अंदर, इस इदारे के अंदर आप किस तरीके से मैनेजमेंट करेंगे, क्या करेंगे, वो वक्फ एक्ट के तहत होना चाहिए। बट मान लीजिए कल वो पड़ोसी इस पर केस डाल दे कि साहब के ये तो जमीन हमारी है, और आप जो है उसके अंदर जो है आप अपीयर होना चाहे, वक्फ बोर्ड तारीख पर ना जाए, कैसा वक्फ बोर्ड नहीं आया, आपकी जमीन चली गई, ये थोड़ी हो जाएगा। तो ये यहां पर सबसे बड़ी टेक्निकल इसके अंदर एक कमी है, जिस बात को हम लोगों को वाज़ेह तौर पे करने की ज़रूरत है, अपने पब्लिक में भी और सब लोगों को, मुतवल्लियान को भी समझने की ज़रूरत है कि वक्फ बोर्ड किसी भी जगह का मालिक नहीं होता। हाँ, जिन जायदादों के कोई वालियो वारिस नहीं रहे थे पार्टीशन के बाद, जिनका कोई मैनेजमेंट कमेटी नहीं रही थी, जिनके कोई मुतवल्लियान खानदानी लोग नहीं रहे, उन लोगों की भी मुतवल्ली होती है वक्फ बोर्ड। अगर आप गजट नोटिफिकेशन देखेंगे, ये मैं अहम बात बता रहा हूं, गजट नोटिफिकेशन में जो 6 नंबर पे आप देखेंगे वहां पर नेम ऑफ मुतवल्ली होता है। तो या तो जैसे हमारे यहाँ पर नेम ऑफ मुतवल्ली में अंजुमन हैदरी लिखा हुआ है, और भी बहुत सारी तंजीमों के अलग अलग जगह मुतवल्लियान में नाम है जो गजट से हैं, और जिनके कोई कमेटी नहीं थी वहां पर दिल्ली वक्फ बोर्ड लिखा हुआ है, और फिर वो अपनी सब कमेटीज वहां पर अपॉइंट करते हैं। तो ये एक बहुत टेक्निकल वो है कि जिसे समझने की ज़रूरत है कि हम लोगों को वक्फ को एक ये कॉन्सेप्ट समझना होगा कि वक्फ बोर्ड मालिक नहीं है, वक्फ बोर्ड की एक ऊपर सुपरवाइजरी पावर है बस, उसके अलावा उनकी कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं होती है। अब अभी जो 123 प्रॉपर्टी का मामला है, इसके अंदर हम लोगों का भी जो हालात चल रहे हैं उसमें क्या है, हम लोगों ने जो जैसे भाई तक एक मीटिंग हुई, जिसके बाद ये तय हुआ कि कोर्ट के अंदर इस मामले को ले जाया जाए। मौलाना कल्बे जवाद साहब उस मामले के अंदर जो है हाई कोर्ट गए। हम लोगों ने वहाँ पर ये कहा कि साहब ये सर्वे का ऑर्डर है, क्योंकि ये ऑर्डर ही इलीगल है। इसमें यह ग्राउंड लिया गया है कि क्योंकि किसी ने आकर यहाँ पर ऑब्जेक्शन दायर नहीं करे, कोई अपीयर नहीं हुआ, लिहाजा हम ये ऑर्डर पास करते हैं कि इन सब जगहों को गवर्नमेंट मान लिया जाए और सर्वे किया जाए। हमने सबूत पेश किए कि हम हर डेट पे गए, ये रहे सबूत। तो इसका मतलब ये ऑर्डर जो है इलीगल है और गलत सबूतों के आधार पे हुआ है, इसका बेस ही गलत है। हम उसके बाद कोर्ट गए। सबसे बड़ी जो गद्दारी होती है वो अपने ही लोगों के थ्रू होती है।
हम लोगों ने जब हाई कोर्ट में केस लगाया, हम लोगों की वहाँ पर कोर्ट ने कहा कि साहब, हमने कहा कि साहब ये ऑनरशिप, तो वहाँ पर हम इसमें कामयाब हुए कि ये वहाँ पर स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ कि साहब ये कहा गया कि इस सर्वे का ऑनरशिप से कोई लेना देना नहीं होगा पहले। उसके बाद हमने कहा कि जब ऑनरशिप से कंसर्न नहीं है तो ये सर्वे जो है ये इस ऑर्डर के तहत नहीं होगा। ये जो इस ऑर्डर के तहत, क्योंकि इस ऑर्डर में लिखा गया है कि ऑनरशिप राइट्स खत्म हो गए, तो वहां पर जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है, जो अभी पिछले महीने ऑर्डर हुआ है, उसमें कोर्ट जब ये कहने लगा कि हाँ हम इसमें क्लियर कर देते हैं कि ये सर्वे ऑनरशिप से कोई कंसर्न नहीं है और ये उस ऑर्डर के तहत नहीं होगा, तो उस टाइम पे दिल्ली वक्फ बोर्ड का स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया। फिर हमने, उन्होंने कहा कि साहब सर्वे से हमें कोई एतराज नहीं है और इस ऑर्डर के तहत सर्वे होना चाहिए और हम इसके साथ हैं, और ये जो इनकी प्रेयर है कि सर्वे रोका जाए, ये सर्वे गलत हो रहा है क्योंकि ये जगह हमारी सब लोगों की है, तो ये गलत है और सब सर्वे होना चाहिए। वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड होके ये सर्वे का ऑर्डर हुआ है। तो जितनी जद्दोजहद और लड़ाई थी, वो पूरी लड़ाई एक साल लड़ने के बाद जब फाइनल स्टेज पे आई तो वक्फ बोर्ड ने स्टेटमेंट दर्ज करा के उसको खारिज कराया कि साहब ये सर्वे होना चाहिए और हम इसके साथ हैं। उसके बाद सर्वे की पोजीशन आई, जो अभी सर्वे चल रहे हैं। देखिए सर्वे जो है, सर्वे के अंदर नोटिस सबको दिए गए। सर्वे है, एक्चुअल में ये बेवकूफ बनाने की बात है। सर्वे टोटल ओनरशिप के इशू के ऊपर है। वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी सब जगह पर यह थी, उसमें वक्फ बोर्ड के नुमाइंदे को जाने की जरूरत थी और मुतवल्लियान को समझने की जरूरत थी कि नोटिस में क्या आ रहा है। हमारे यहाँ पर जोरबाग के अंदर अभी सर्वे हुआ है। मैं उस सर्वे में आपको उसकी रिपोर्ट भी पढ़ के सुनाना चाहूँगा और सर्वे होना कैसे चाहिए इसकी कॉपी भी मैं इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा। तमाम जगहों पे सर्वे इस तरह हुआ है, ना ही वक्फ बोर्ड का कोई नुमाइंदा पहुंचा है, ना ही कोई ऑनरशिप का सबूत सर्वे के मौके पे दिया गया है और ना ही कोई ऑब्जेक्शन दायर किया गया है। बार बार कहने के बावजूद अब मैं अपने यहां की, अभी हमारे यहां सर्वे हुआ है 18 तारीख को, तो उसकी मैं रिपोर्ट पढ़ के सुनाता हूं कि जिस तरीके से ये होना चाहिए और जो रिपोर्टें अभी भी, जैसा अभी भाई ने कहा था कि इसमें और क्या होना चाहिए, इसके अंदर ये एक होने की जरूरत है कि तमाम मुतवल्लियान अपने अपने रिकॉर्ड्स इकट्ठे करें और उसको अभी भी कंसर्न डिपार्टमेंट्स में पहुंचाकर उसकी रिसीविंग ले लेनी चाहिए इससे पहले, क्यों बोर्ड कुछ नहीं करेगा। ये मैं आपको अपने यहाँ की रिपोर्ट सुनाता हूँ। आज दिनांक 18/11/2013 को माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 26 अप्रैल 2023 एवं सीएम एप्लीकेशन नंबर के तहत अलीगंज में स्थित करबला के सर्वे के लिए पुलिस स्टेशन लोधी कॉलोनी पहुंचे तथा वहां से मैं फोर्स करबला पहुंचे, जहां पर अंजुमन हदीस सोसाइटी ट्रस्टी व मुतवल्ली के मैनेजर ज़ाहुल हसन व जनरल सेक्रेटरी बहादुर अब्बास नकवी व दूसरे मुतवल्लियान मौके पर मिले, जिन्होंने बताया रिट पिटीशन नंबर 4907 में करबला कब्रिस्तान दरगाह की डिमार्केशन पहले ही हो चुकी है व जस्टिस हिमा कोहली द्वारा 11 जनवरी 2012 को डिमार्केशन रिपोर्ट व गजट नोटिफिकेशन व रिवेन्यू रिकॉर्ड के आधार पर करबला कब्रिस्तान दरगाह की बाउंड्री तय हो चुकी है। जस्टिस हिमा कोहली के आदेश की अपील माननीय सुप्रीम कोर्ट में की गई थी, जो 2 अप्रैल 2013 को डिसमिस हो चुकी है। लिहाजा ये डिमार्केशन व ओनरशिप इशू माननीय सुप्रीम कोर्ट तक फाइनल हो चुका है। इसके अलावा कई पुराने सरकारी लेआउट प्लान व सर्वे प्लान भी दिखाए जिसे करबला की बाउंड्री दिखाई गई हैं। इन सब दस्तावेजों को देखने के बाद डीडीए द्वारा लाए गए शजरा से मिलान कराया गया व मौके का मुआयना कराया गया, जो मौके पर चारों तरफ पत्थर की पुरानी बनी हुई दीवार है जिसे सब लोगों ने दुरुस्त माना, एक्सेप्टेंस सबने उसको दुरुस्त माना। उसके बाद सर्वेयर को करबला की बाउंड्री के चारों कोनों को दिखाया गया और मौके पर मौजूद कब्रों, मज़ारों, दरगाहों, ताज़िए के गड्ढों वगैरह को दिखाकर सर्वे करने के आदेश दिए गए। अंजुमन हैदी के सेक्रेटरी ने बताया कि करबला अंजुमन हैदी ट्रस्टी है और उन्होंने 1 मैन कमेटी व 2 मैन कमेटी के सामने पेश होकर बाकायदा अपने ऑब्जेक्शन भी दायर कर दिए थे, जो उपरोक्त सभी कागजात की एक कॉपी भी हैंडओवर कर दी गई है। इसके बाद ये डीडीए के सारे ऑफिसर सिग्नेचर हैं। दिस रिपोर्ट हैज बीन प्रिपेयर्ड टू पुट अप बिफोर सीनियर ऑफिसर। ये तमाम चीजें, तमाम डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट कराए गए। अब हमारे तमाम 123 की 123 प्रॉपर्टीज का गजट नोटिफिकेशन हो रखा है और लॉ है
कि कोई भी गजट अगर 1 साल के अंदर चैलेंज नहीं हुआ, वो चैलेंज नहीं हो सकता है। कोई भी गजट, मान लीजिए चाहे वो लैंड एक्विजिशन, कोई गजट अगर 1 साल की उसकी मियाद है चैलेंज करने की, उसके बाद चैलेंज नहीं हो सकता है। तो जब हमारी तमाम औकाफ के गजट ऑलरेडी एज ए वर्क प्रॉपर्टी हो रखे हैं, और जो गजट होता है उसमें खुद आपका LNDO, DDA, रेवेन्यू डिपार्टमेंट सबकी कंसेंट और सिग्नेचर्स होते हैं, तब वो गजट पब्लिश होता है। तो जब 1970 में सारे डिपार्टमेंट्स ने ये मान के कि हाँ ये वक्फ है, ये मस्जिद है, ये कब्रिस्तान है और इसकी ओनरशिप वक्फ के पास है, तो उस कंडीशन में आज 40 साल बाद उस गजट को किस तरीके से चैलेंज किया जा सकता है। मगर अगर हम सर्वे के अंदर वो गजट की कॉपी देकर ये सब चीजें, ये ऑर्डर्स, ये अपनी बातें अगर उसमें मेंशन करेंगे, तो फिर उनके लिए ये फैसला लेना नामुमकिन होगा। कितने कानून बदले जाएंगे। एक बार अगर ये करेंगे, गजट को चैलेंज किया जा सकता है, तो फिर तो पूरी दिल्ली में जितनी आपकी ज़मीनें एक्वायर हो रखी हैं सभी लोग पहुंच जाएंगे कि साहब आपने जो ये सन 50 में एक्वायर किया था, गलत किया था। आज आपके यहाँ रोज डेमोलिशन करने आती है DDA, क्या कहती है, साहब 30 साल पहले एक्वायर हो गया था, साहब 50 साल पहले एक्वायर हो गया था, मगर अब उसे आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं। तो वही पोजीशन तो वक्फ बोर्ड के साथ है, वही तो वक्फ प्रॉपर्टीज के साथ है। तो यहां पर जरूरत है कि हमारे तमाम मुतवल्लियान को इस चीज से आगाह कराया जाए कि देखिए, अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए जाएंगे और प्रॉपर तरीके से वहां पर उसकी रिसीविंग नहीं होगी, तो जब ये रिपोर्ट, जो सर्वे रिपोर्ट है, जब ये कोर्ट के सामने पुटअप होगी, तो जो हमने डॉक्यूमेंट दिए हैं वही तो पढ़े जाएंगे, ये तो स्टेज निकल जाएगी। तो वक्फ बोर्ड से जो कागजात मिल सकते हैं वो लिए जाएं। हम लोगों ने तमाम दिल्ली के सर्वे प्लान हमारे पास मौजूद हैं, विल्सन सर्वे 1857 का हमारे पास मौजूद है। किसी भी मुतवल्ली को इसमें, बल्कि आपकी जो है ये तंजीम जमात इस्लामी हिंद बहुत अहम रोल अदा कर सकती है। आप इसमें अगर यहाँ पर चाहें तो एक कोऑर्डिनेशन सेंटर भी कुछ बनाएं, हम उसमें पूरी तरीके से, हमारी पूरी तंजीम, हमारे यहाँ पर जॉइंट सेक्रेटरी साहब भी मौजूद हैं, हमारे अंजुमन के काफ़ी मेंबर्स अभी यहाँ सब मौजूद हैं, पूरी अंजुमन की तरफ से हम लोग ये आपको वादा करते हैं कि किस तरीके से रिवेन्यू रिकॉर्ड निकल सकता है, किस तरीके से, कहाँ से मैप्स पुराने मिल सकते हैं, कहाँ से अगर कोई गजट नहीं है कहाँ से गजट्स निकल सकते हैं, कहाँ से रिवेन्यू रिकॉर्ड निकल सकता है, कहाँ से वो दस्तावेज निकल सकते हैं जिनसे ये एस्टेब्लिश होता है कि ये तमाम वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं, कहाँ से ये निकल जाएगा कि ये लैंड एक्वायर ही नहीं हुई और इसका कंपनसेशन ही नहीं दिया गया, क्योंकि मस्जिद का कंपनसेशन किसको देंगे, कब्रिस्तान का किसको देंगे, तो उनके मुआवजे ही नहीं दिए गए, उनके पोजीशन ही नहीं लिए गए। तो जिस प्रॉपर्टी का, ये तो आपका जो है एक्विजिशन एक्ट ही है, अगर कंपनसेशन पे नहीं हुआ और पोजीशन नहीं लिया तो उसका जो है, अगर कहीं पर कोई उसका नोटिफिकेशन हुआ भी है एक्विजिशन का, तो वो लैप्स मान जाएगा। तो ये सब चीज़ें अगर सब लोग मुत्तहिद होकर, और देखिए एंड ऑफ द डे हमने करबला के अंदर मौलाना कल्बे जवाद साहब की सरपरस्ती में 10 साल के अंदर तकरीबन 50,000 गज जगह हमने जो कब्ज़ों में थी DDA के, वहाँ के लोकल जो रिफ्यूजीज थे या सब लोगों के, हमने सारी आज़ाद कराई, 50,000 गज जगह। और उसकी आज़ाद कराने में सबसे अहम रोल रहा डॉक्यूमेंट्स का। अगर कागज़ ही नहीं होंगे, देखिए लिखतम के आगे बख्तम नहीं चलेगी, पहले लिखतम करनी पड़ेगी, पहले सबूत इकट्ठे करने पड़ेंगे, कागजात होंगे, फिर आप दलील के साथ बात कीजिए तो कोई नहीं काट पाएगा। हम रोते रहे साहब हम पे मुसलमानों पे बड़ा जुल्म हो रहा है, हम पे साहब बड़ी ज़्यादती हो रही है, अरे सबसे बड़ी ज़्यादती तो हम खुद अपने पे ही कर रहे हैं। अगर हम लोग अपने ही रिकॉर्ड सही से इकट्ठा नहीं करेंगे, हम लोग अपने सबूत पेश नहीं करेंगे, तो जज बेचारे क्या आदेश उसके ऊपर देंगे। हम लोगों की तरफ से पूरी तरीके से आप लोगों से यही अपील है कि इसमें मुतवल्लियान को आप इकट्ठा करें, और हमसे जो भी मदद चाहिए हो, हर तरीके की मदद हम लोग, और अगर चाहेंगे हम वहाँ कल्बे जवाद साहब को भी कहीं लेके जाना है, वो भी इस तहरीक के लिए, वक्फ औकाफ के लिए हमेशा तैयार रहें। तो हमारी पूरी तंजीम की तरफ से पूरी तरीके से हम लोग तैयार हैं। अस्सलाम वालेकुम।